ठीक है, तो सभी को नमस्कार। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं जो हमारा विश्व भ्रमण चल रहा था, विश्व अध्ययन चल रहा था मानचित्र का, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ चुके हैं और आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूरोप महाद्वीप के साथ में। तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की कुछ बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मुख्य देश हैं जिनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ठीक है, जहाँ से प्रश्न उठ जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। और दूसरी बात कि इसके फिजिकल में से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इसका जो क्षेत्रफल है, यूरोप महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छठे स्थान पर आता है। ये 6वां महाद्वीप है और इससे पहले हमने 7वें को कवर कर लिया है, यानी हमने पीछे से शुरू किया है ताकि जब तक अपन पहले पे आएंगे एशिया पर आएंगे और उसके बाद में अपने इंडिया के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल में छठा स्थान है, इसका स्थान छठा है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1,80,000 इसका क्षेत्रफल है। 1,80,000 क्षेत्रफल, 80,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 1,80,000, हाँ ठीक है, ये हो गया। और ये इस प्रकार से ये 6.7, 6 या 7 ये इसका प्रतिशत हिस्सा बनता है। विश्व का कितने हिस्से पर बनेगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग? तो कितना? 6.7% पर बनेगा। ये है यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश जो आता है वो है रूस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश वो रूस है। ये रूस का पूर्वी हिस्सा है जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। रूस बेसिकली 2 महाद्वीपों में आता है। रूस जो देश है ना, जो सबसे बड़ा है, वो 2 महाद्वीपों में आता है, एक यूरोप में आता है और एक एशिया में आता है। तो जो पोर्शन इसका एशिया में रह जाता है उसे साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया, या उसे कहते हैं साइबेरियाई रूस, साइबेरियाई रूस कहते हैं। तो ये एशिया के अंदर आता है। जबकि रूस अगर हम अकेला कह देंगे तो फिर वो कहलाएगा यूरोप वाला पोर्शन। इसके बाद में इसका सबसे छोटा देश जो है, इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। ये वेटिकन सिटी जो है एक देश के अंदर देश है, ये एक देश के अंदर स्थित है। कौन से देश के अंदर स्थित है? इटली में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? इटली में। और इटली की जो राजधानी है वो है रोम, यानी यह रोम के अंदर स्थित है, रोम के अंदर। और यहीं पर ही है विश्व का सबसे बड़ा महल, विश्व का सबसे बड़ा महल, विश्व का सबसे बड़ा महल। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश भारत की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली के अंदर बना हुआ है संसद भवन, और वो जो संसद भवन है वो मान लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग में ही वेटिकन सिटी के लोग रहते हैं। 1,000 जनसंख्या इसकी है और यहाँ पर सारे के सारे पोप हैं। यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें पोप कहा जाता है। ये हो गया पोप। ये क्लियर है? इतनी बातें हमारे पास में होगी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अब दूसरे देशों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके बाहर चारों ओर घूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। इस महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर है। उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर आ जाता है, आर्कटिक महासागर। पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर आता है, अंटार्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिक महासागर हो गया। इस प्रकार से यह महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है और ये बड़ा महाद्वीप है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा था, वो द्वीपों का ही द्वीप था और ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, यानी इसमें जितने भी देश है ना वो देश भी एक प्रायद्वीप के रूप में है। कैसे? यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इधर है हमारे पास में बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। अब बिस्के की खाड़ी, स्पेन के उत्तर में बिस्के की खाड़ी है, स्पेन के दक्षिण में इधर इस तरफ 3 तरफ से हमारे पास में जल से घिरा है। फ्रांस 3 तरफ से जल से घिरा है, इटली के 3 और जल है, यहाँ डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। इनके 3 तरफ जल होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा देश प्रायद्वीप के रूप में है। इसीलिए इस महाद्वीप को भी हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप हम इसे कहते हैं। चलिए,
इसके बाद हम देखते हैं तो कुछ और जो हमारे जलीय हिस्से हैं, तो इसको देखते हैं। ये है हमारे पास में काला सागर, काला सागर कि जिस प्रकार से यह पश्चिम में तो अंटार्कटिक महासागर से घिरा है, पूर्व में यह किससे अलग होता है? तो पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में यह एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, पूर्व में एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे यूरेशिया कहते हैं। तो फिर ये अलग कैसे होता है एशिया महाद्वीप से? तो यहाँ पर देखेंगे रूस के अंदर यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वत। और इस यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी, यूराल नदी, ठीक है। और ये यूराल नदी जो है कहाँ पर आकर के गिरती है? कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। तो अभी हमारे पास में जो क्षेत्र बनेगा वो कौन सा है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर के बाद में फिर एक पर्वतमाला आएगी यहाँ पे, जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में होगी, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में होगी, और उसे हम कहेंगे कॉकेशस पर्वतमाला, कॉकेशस पर्वतमाला। ये कॉकेशस पर्वतमाला है। यही कॉकेशस पर्वतमाला जो है, इस पर ही इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इस कॉकेशस पर्वतमाला पर इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एलब्रुस, माउंट एलब्रुस। माउंट एलब्रुस जो है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कॉकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत और काला सागर, इसने क्या कर दिया? सभी ने यूरोप को एशिया से अलग कर दिया। इसके बाद में एक और छोटा सा यहाँ पे सागर आता है बीच में, यहाँ पर एक और सागर है जिसके पास, जिसका नाम है मारमरा सागर, मारमरा सागर, मारमरा सागर। अब देखिए, विश्व के 3 ऐसे देश हैं जो लगभग 2-2 महाद्वीपों में बसे हुए हैं। कैसे? एक तो आ गया हमारे पास में रूस जो कि यूरोप और एशिया में है, एक है यहाँ पे तुर्की। ध्यान रहे, जो पोर्शन एशिया में है उसे तुर्की कहते हैं, और जो पोर्शन यूरोप के अंदर है उसे टर्की कहते हैं। टर्की, नाम सुना है टर्की का? एक तुर्की है और एक टर्की है, हालांकि नाम सेम ही है, क्योंकि जब भी हम लिखेंगे तुर्की, ठीक है। अब इसको कोई तो तय पढ़ता है, तय, ठीक है, और कोई इसको टय पढ़ता है। कई जगह पे अपन इसको टी कोई टय पढ़ते हैं, कई जगह इसको तय पढ़ते हैं। तो तुर्की और क्या बन जाएगा? टर्की बन जाएगा। तो इसी तरीके से है। इस टर्की की जो राजधानी है वो है इस्तांबुल। टर्की की राजधानी जो है वो कौन सी है अभी? इस्तांबुल, इस्तांबुल। और ये हमारे पास में अभी रीट के अंदर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था इस्तांबुल का। क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमारे पास में है पेरिस, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस से लेकर के इस्तांबुल तक एक रेल मार्ग आता है जिसे कहते हैं ओरिएंटल रेल मार्ग। क्या कहते हैं? ओरिएंटल रेल मार्ग। आगे बता दूंगा, मैं आपको लिखवा दूंगा। तो वो जो रेल मार्ग है, यही पूछा गया था कि निम्न में से कि पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंटल रेल मार्ग। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न बनते हैं, ज्योग्राफी से बनते हैं, वो इसी प्रकार से ही प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मुख्य देशों के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य देशों के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास में है पुर्तगाल, पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद में ये है स्पेन, स्पेन। उसके बाद में आता है फ्रांस, स्पेन के बाद में है फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। फिर आता है जर्मनी, जर्मनी। जर्मनी के बाद में आता है पोलैंड, पोलैंड। पोलैंड के बाद में आता है बेलारूस, बेलारूस। और बेलारूस के बाद में क्या आ जाएगा? रूस। इस प्रकार से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस और रूस, ये देश हो गए हमारे पास। और इसमें से मुख्य देशों की बात करें तो बेलारूस के नीचे है यूक्रेन, यूक्रेन। हाल ही में आपने इसके बारे में सुना हुआ है, यूक्रेन के बारे में। तो हमसे अगर ज्योग्राफी के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है करंट के अंदर जो भी घटनाएं हुई होती हैं, अब अगर इसका आरएस में अगर प्रश्न बनेगा ना यूक्रेन का, तो वो किस प्रकार से बनेगा? पहली तो ये कि भी इनके बीच में जो बहस हुई थी वो निम्न में से कौन से कारणों पर हुई थी या किस पर नहीं हुई थी।
ठीक है। इस प्रकार से हमें 4 ऑप्शन देकर के एक नहीं वाला उधर दे सकता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल व्यू से अगर देखा जाए कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, तो वो बनेगा कि इसको बेलारूस यानी इसकी जो सीमा है वो कौन कौन सी निम्न में से किस देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, समझ गए। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो देखिए जरा, बेलारूस है, पोलैंड है, उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में आता है हंगरी, हंगरी देश। हंगरी के बाद में आता है यहाँ पे यहाँ पे है स्लोवाकिया, और एक का नाम है हमारे पास में फिलहाल 1 मिनट रुकिए, इसको होल्ड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं मालडोवा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, मालडोवा, ये मालडोवा हो गया, ठीक है। यूक्रेन, और इसका नाम था भाई बुल्गारिया और रोमानिया, यहाँ पे है रोमानिया, क्या आएगा भी यहाँ पे, रोमानिया आएगा, ये आ गया रोमानिया। ये रोमानिया, हंगरी और यूक्रेन, ये जो क्षेत्र है ये इसका एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे मैदान है, तो मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या होगी भी, घास होगी यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी घास होगी, तो ध्यान रहे कि इस महाद्वीप में से ना तो मकर रेखा गुजरती है, ना ही भूमध्य रेखा और ना ही कर्क रेखा, यानी यह महाद्वीप कर्क रेखा से बहुत दूर है, कर्क रेखा से बहुत दूर है, ये लगभग ये 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। तो वो जो क्षेत्र है ना वो है शीतोष्ण कटिबंधीय। ये क्षेत्र कहाँ, इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान होंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, जिसे हम स्टेपीज कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे भी, स्टेपीज। तो देखिए जरा, ये यहाँ पर है हमारे पास में यूक्रेन वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्टेपीज, स्टेपीज। और हंगरी में इसी शीतोष्ण घास के मैदानों को पुस्टाज कहा जाता है, हंगरी में इन्हें क्या कहते हैं, पुस्टाज कहते हैं। और ये जो स्टेपीज है, घास के मैदान है, अब शीतोष्ण घास के मैदानों में किसका उत्पादन होता है, गेहूं, क्योंकि गेहूं जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। आपने देखा होगा कि ये सर्दियों के अंदर बोई जाती है, तो जो सर्दियों के अंदर फसल होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम बोल देते हैं कि सर्दियाँ शीत ऋतु में आती हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो शीत ऋतु है वो सर्दियाँ होती हैं, परंतु वास्तव में जो शीत ऋतु है वो इससे भी खतरनाक होती है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ शीत है ना, वो शीत ना होकर के विश्व के अकॉर्डिंग वो शीतोष्ण प्रकार की है। तो इसलिए अब आप याद कर लो कि भी हमने सर्दियों में कौन कौन सी फसलें बोई, और वो सारी फसलें ही किसकी कहलाएंगी, शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएंगी, क्योंकि शीत कटिबंध में तो फसलें होती ही नहीं है ना, इस प्रकार से। तो गेहूं होगी यहाँ पे। अब गेहूं होने की वजह से इसको विश्व में अन्न का कटोरा कहा जाता है। विश्व में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, यूक्रेन को अन्न का कटोरा कहा जाता है, या इसको रोटी की डलिया बोलते हैं, रोटी की डलिया का मतलब होता है क्या भी, टोकरी, ठीक है, टोकरी। तो इसे कहेंगे हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, रोटी की डलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो ये है हमारे पास में इटली, यहाँ पे इटली हो गया। इटली के बाद में अब ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास में ये है ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इटली के जस्ट ऊपर है स्विट्जरलैंड, जिसे विश्व में खेल का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है। क्षेत्रफल छोटा होने की वजह से क्या किया कि जो यहाँ की बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर मैदान बना दिए। किसी बिल्डिंग के ऊपर टेनिस का मैदान है, किसी बिल्डिंग के ऊपर फुटबॉल का मैदान है, तो इस प्रकार से बिल्डिंग के ऊपर मैदान बने हुए हैं, और इसलिए इसको कहा जाता है, जब हम ऊपर सैटेलाइट से देखते हैं तो उसमें मैदान ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे कहेंगे खेल का मैदान। विश्व में खेल का मैदान किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी भौतिक बनावट को देखते हैं। ऊपर कौन से देश रह गए हमारे पास में, ये है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के ऊपर है यहाँ पे स्कॉटलैंड, यहाँ पे है स्कॉटलैंड, और एक यहाँ पे स्थान है, एक यहाँ पे क्षेत्र है जिसका नाम है वेल्स, ठीक है, जहाँ से कर्नल जेम्स टोड था, ठीक है, सॉरी कौन सा आपका
वो घोड़े वाले बाबा कौन थे भी? अरे रामदेव नहीं, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ठीक है, अभी रामदेव का मेला चल रहा है इसे याद आ गया है। तो वेल्स जो है ना, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये 3 अलग अलग देश हैं। और ध्यान रहे इन तीनों को मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन एक देश नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन जो है ये 3 देश हैं। आई बात समझ में? अब यदि हम इसके अंदर नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ लें, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड ये है आयरलैंड, ये आयरलैंड है नीचे वाला, और ऊपर वाला ये कौन सा होगा? नॉर्थ आयरलैंड हो जाएगा। तो उत्तरी आयरलैंड को यदि हम इसमें जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो अब बताइए जरा, इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड के साथ में हमने स्कॉटलैंड और वेल्स को भी जोड़ लिया, तो इसलिए क्या बन गया? ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और अगर हमने उत्तरी आयरलैंड को जोड़ा तो वो बन गया यूनाइटेड किंगडम। अब आपको ज़्यादातर यही लगता है कि भी अपने ऊपर यहाँ पे जो शासन किया था वो किन्होंने किया था? किन्होंने किया था? ब्रिटेन, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? इंग्लैंड बोलते हैं ना, इंग्लैंड, सॉरी, इंग्लैंड वालों ने शासन किया अपने यहाँ पे। लेकिन रियल में इंग्लैंड वालों ने शासन किया ही नहीं अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे जो शासन किया है वो किसने किया है? स्कॉटलैंड ने किया है। परंतु इन तीनों देशों का एक ही झंडा है, ध्वज एक ही है, इसीलिए वो एक ही ध्वज होने की वजह से वो इंग्लैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी और वेल्स में भी है। तो कारण क्या बना कि यहाँ स्कॉटलैंड का नाम कोई जानता ही नहीं था। अभी आपने भी आज से पहले हो सकता है 1-2 बार सुना हो नाम, परंतु आपको नहीं पता कि स्कॉटलैंड कहाँ पे था। तो हमने देखा कि वास्तव में जो हमारे यहाँ पे शासन करके गया वो कौन करके गया है? स्कॉटलैंड करके गया। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आयरलैंड। आयरलैंड जहाँ से हमने क्या लिया? अभी नीति निर्देशक तत्व लिए, है ना, उधर भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारे पास में आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है, ये आइसलैंड है। ये है हमारे पास में नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे। नॉर्वे का तट बहुत ही कटा फटा हुआ है, यहाँ पे तट बहुत कटा फटा है, इसकी विशेषता देखेंगे। नॉर्वे, नॉर्वे के बाद में है स्वीडन, स्वीडन, और स्वीडन के बाद में है फिनलैंड, 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 फिनलैंड। तो फिनलैंड में क्या होता है अभी? फिनलैंड में 50,000 झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों का देश कहते हैं। विश्व में झीलों का देश के नाम से ध्यान रखना अभी, झीलों का देश किसे कहेंगे? झीलों का देश। यहाँ अपन जैसे कहते हैं ना राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी, भीलों की नगरी उदयपुर है। ऐसे ही विश्व में झीलों की नगरी किसे कहेंगे? तो फिनलैंड कहलाएगा। इसके बाद देखिए स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। यहाँ पे है डेनमार्क, डेनमार्क। अब स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, इन चारों को मिलाकर के स्कैंडिनेविया कहा जाता है। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें अभी तक एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा डीप नहीं उतरा है, क्योंकि अभी तक उसके पास में प्रश्न बनाने के लिए बहुत से प्रश्न पड़े हैं, बाकी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न खत्म होते जा रहे हैं कि अपन इन सब चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, नई नई बातें सामने आती जा रही हैं। अब इसने पूछना शुरू कर दिया है कि जैसे निम्न में से कौन सा खाड़ी देश नहीं है? खाड़ी देश। निम्न में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? कौन सा स्कैंडिनेविया देश नहीं है? तो इस प्रकार से ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? तो अपने को ऑप्शन देकर के 3 ये और चौथा डाल देगा बीच में आयरलैंड। तो आयरलैंड नहीं कहेंगे हम, सिर्फ उत्तरी आयरलैंड ही इसका हिस्सा है। आगे देखिए जरा, तो स्कैंडिनेविया जो है उसमें कौन कौन आता है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झीलों का देश किसे कहा हमने? फिनलैंड को झीलों का देश कहा। इसके बाद में यहां पर देखिए LA और LI, ये 3 देश यहाँ पे हमारे पास में बचे हुए हैं। इन तीनों देशों को यहाँ हम, ये वाला जो क्षेत्र है ना हमारे पास में, ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर है।
तो बाल्टिक सागर है। अब इसमें इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाएगा, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहेंगे। तो देखिए कौन सा है, एस्टोनिया, एक देश का नाम है एस्टोनिया, एस्टोनिया, और लाटविया, लाटविया, और लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये हो गए। ठीक है, ये हमारे पास में 3 देश हो गए जिन्हें हम क्या कहेंगे, बाल्टिकन देश कहेंगे, बाल्टिकन देश कहेंगे, बाल्टिकन। ठीक है, और एक यहाँ पे है, इस स्थान पे काला सागर और भूमध्य सागर को टच करने वाले जो देश हैं, मुख्य देश है यहाँ पे 3-4, उन्हें बाल्कन देश कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा कि बाल्कन देश किस क्षेत्र में है, बाल्कन देश। तो बाल्कन देश आपको मिलेंगे काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में, जबकि बाल्टिक देश कहाँ मिलेंगे, जहाँ बाल्टिक सागर स्थित है। अब बाल्टिक सागर से हमें ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर के बाद में जो यहाँ पर क्षेत्र है ये है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए जर्मनी को काट करके यहाँ एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील नहर, कील नहर, कील नहर। तो अब तक देखिए हमने 3 नहरों के बारे में चर्चा की। पनामा नहर किसको जोड़ती है, पनामा नहर भी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर, स्वेज नहर भूमध्य सागर से होते हुए जब हम लाल सागर में जाते हैं तो वहाँ स्वेज नहर आती है। तो इसी प्रकार से एक ध्यान रखेंगे आप, कील नहर। तो कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ेगी। और उत्तरी सागर के बाद में हम बात करें तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है इंग्लिश चैनल। आपने नाम सुना होगा इंग्लिश चैनल का, इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को इंग्लैंड से क्या करता है, अभी अलग करता है। अब कुछ राजधानी देख लें, इंपॉर्टेंट राजधानियों की बात कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना। ये आपके हिस्ट्री के अंदर इसके नाम आते होंगे भी। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, या तो 3rd ईयर में या 2nd ईयर में, आपके ये सारे देशों के नाम आएंगे। इसलिए आपको तो बेहद ज़रूरी है इनके बारे में पता होना, ठीक है। जब हमें लोकेशन पता होती है ना किसी के बारे में, तब हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपके शायद तक जर्मनी का एकीकरण भी होगा, जर्मनी का एकीकरण विश्व हिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और वियना, वियना के बाद में अगर हम बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। आगे बढ़ते हैं। हंगरी की राजधानी, हंगरी, हंगरी मैंने क्या होता है, हंगरी मैंने भूखा। तो इसमें ध्यान रखना, बुखारेस्ट नहीं बोलना, बुखारेस्ट नहीं, बुडारेस्ट बोलना है। बूढ़ा हो गया हंगरी, भूखा होने की वजह से बूढ़ा हो गया, तो क्या आएगा, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए, इटली की राजधानी कौन सी थी, रोम, इटली की राजधानी रोम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ये लंदन के अंदर ही एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच, और यहीं से ही हमने 0 डिग्री जो ग्रीनविच निकलती है वो माना है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच पड़ा है। तो ध्यान रखना, ग्रीनविच रेखा का यानी 0 डिग्री देशांतर का नाम ग्रीनविच कैसे पड़ा, क्योंकि लंदन में ग्रीनविच नाम से एक प्रयोगशाला है इसलिए। तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा।
तो यह कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन से। जैसे हम बोलते हैं कि भारतीय समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? इसी 0 डिग्री के पूर्व में चलते जाएंगे तो भारत आएगा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नोट लगा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोट कि भारतीय मानक समय रेखा किसे कहेंगे? भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, तो ये हम कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ईस्ट देशांतर को कहेंगे। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज की मिर्जापुर तहसील, मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से होकर के गुजरता है। ठीक है, जिला कौन सा? जिला प्रयागराज है, सॉरी राज्य कौन सा? किस राज्य की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से होकर के क्या होता है अभी? ये 82.5 डिग्री देशांतर यहाँ से गुजरती है, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा टाइम जो है वो सेट किया जाता है। चलिए कुछ आगे की बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। अब थोड़ा इसका फिजिकल पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जरा, यहाँ पर बात करते हैं तो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है पेनेरीज पर्वतमाला, पेनेरीज पर्वत। उसके बाद में इटली के उत्तर में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है आल्प्स। इटली के उत्तर में जो पर्वतमाला है उसका नाम है आल्प्स पर्वतमाला। आल्प्स पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लांका या माउंट ब्लैक। ठीक है, इस प्रकार से ये ऊंची है और ये फ्रांस में स्थित है। अभी ये चोटी जो है ना, ये फ्रांस में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आल्प्स क्यों इंपॉर्टेंट आगे बताऊंगा चल करके। इसके बाद देखिए, अब बारी आती है इसके इटली के उत्तर में क्या था? अभी इटली के जस्ट उत्तर में कौन सा देश था? छोटा सा देश जिसे हम खेल का मैदान कहते हैं विश्व का, स्विट्जरलैंड था। तो स्विट्जरलैंड और ये आल्प्स जो है स्विट्जरलैंड और इटली को अलग करेगी। अब स्विट्जरलैंड और फ्रांस, उसके बाद में कौन आएगा? फ्रांस। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जो आएगा वो है हमारे पास में जूरा पर्वत। ये जूरा पर्वत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो पर्वत है जो वो है वोस जैस पर्वत। थर्ड ईयर वाले अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को देख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि यह पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि फ्रांस के प्रश्न आएगा कि फ्रांस में कहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो जूरा पर्वत की स्थिति में सूती वस्त्र उद्योग है, जबकि वॉसजेस पर्वत में जो है जो राइन घाटी है वहाँ पर हमें रेशमी वस्त्र का मिलेगा, रेशमी वस्त्र। मैं जो आपको यहाँ पे विश्व अध्ययन जो करवा रहा हूँ ये अपन बेसिकली थर्ड ईयर वालों के लिए शुरू किया था, ताकि आप सब इन चीज़ों के बारे में समझ सकें। और इसी पर ही बेस्ड है अपनी आर्थिक भूगोल। ये जो हमारी आर्थिक भूगोल की किताब है वो सारी इसी पर बेस्ड है। लेकिन इसके अलावा भी ये फर्स्ट ईयर के काम भी आता है, क्योंकि भौतिक भूगोल है। और बाकी सब आपके एग्जाम्स के अंदर जो भी अपने सेंट्रल लेवल के या फिर स्टेट लेवल के बड़े एग्जाम होते हैं उसके अंदर। चलिए देखते हैं वोसजेस। तो वोसजेस पर्वत किसके बीच में आएगा? फ्रांस और जर्मनी। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली। पेनेरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन, इनके बीच में आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अलावा ये जो हमारे पास में क्षेत्र है ये पूरा का पूरा उच्च भूमि का क्षेत्र है। ये पूरा उच्च भूमि का क्षेत्र है। इसकी जो निम्न भूमि है वो यहाँ पर स्थित है। इस एरिया में ही निम्न भूमि इसकी स्थित है, जिसे हम कहते हैं पूर्वी यूरोप का निम्न मैदान, पूर्वी यूरोप का मैदान। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में पूर्वी यूरोप मैदान।
यानी कि इसमें मैदान कहाँ है, पूर्व में, और बीच में क्या है, बीच में सारे ही पठार और पर्वतमालाएं हैं बीच में इसके। और आगे देखिए, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी नदियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है टाइबर नदी। टाइबर नदी, रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। रोम कहाँ पर स्थित है, टाइबर नदी के किनारे। रोम किसकी राजधानी थी भी, इटली की। रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। फिर यहाँ से आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राइन नदी। अब राइन नदी जो है इस प्रकार से होती हुई यहाँ जाकर के गिरती है उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में जाकर गिरेगी। यहाँ पे नॉर्थ सी, उत्तरी सागर में जाकर गिरेगी। और जब ये जाएगी तो देखो पहले निकलती कहाँ से है, स्विट्जरलैंड से निकली, जर्मनी से होती हुई। जब ये गिरेगी ना तब यहाँ पे जो देश है उसका नाम है नीदरलैंड। यहाँ पे जो देश है ना, इस जगह पे जो देश है उसका नाम है नीदरलैंड में, यानी कि अंत में यह नीदरलैंड में जाकर के गिरती है। और यहाँ पर इसका सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है रोटरडम। यहाँ पे लिख देता हूँ, रोटरडम बंदरगाह, जो कि विश्व का दूसरा और यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और ये कहाँ पर स्थित है, राइन नदी के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। और किस देश में आता है, तो नीदरलैंड में आता है, नीदरलैंड में आता है, नीदरलैंड। और रोटरडम जो हो गया। फिर उसके बाद देखिए राइन नदी, जो ये राइन नदी है ये जर्मनी की मुख्य नदी हो जाती है। और इसी के किनारे पर आप इसको कहेंगे कोयला नदी कहा जाता है। राइन नदी को क्या बोलते हैं भी, कोयला नदी, कोयला, क्योंकि कोयला जो निकाला जाता है वो रुर नामक स्थान से निकाला जाता है, रुर, जो कि जर्मनी का एक प्रसिद्ध स्थान है, जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। और इसी प्रकार से हम भारत में भी कहते हैं कि भारत का रुर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार, क्योंकि वहाँ पे हमारे दामोदर नदी है, उसे काली नदी कहेंगे। और छोटा नागपुर पठार से ही कोयला निकाला जाता है, तो इसका कोयला निकालते हैं रुर बेसिन से। तो राइन नदी जो है इसे कोयला नदी कहेंगे, कोयला नदी। और कोयला निकाला जाता है रुर स्थान से जो कि जर्मनी का है। और फिर ये जाकर के आगे नीदरलैंड में उत्तर सागर में गिर जाती है। अब नीदरलैंड जो देश है ये बहुत ही छोटा देश है, और इसके कटाफटा होने की वजह से इसके ऊपर क्या है, समुद्र की लहरें चढ़ती हैं ऊपर की ओर, इसका कटाव करती हैं। इसीलिए नीदरलैंड ने क्या किया अभी, एक दीवार बनाई समुद्र के अंदर। क्या किया इसने, दीवार बनाई। उस दीवार को डाइक कहते हैं, डाइक, दीवार को डाइक कहते हैं। अब दीवार बनाई और दीवार बना करके जो अंदर का पानी था उस पानी को सारा उठा करके समुद्र में डाल दिया और अंदर मिट्टी डाल करके उसको प्लेन बना लिया। तो इस प्रकार से नीदरलैंड क्या कर रहा है, समुद्र से भूमि प्राप्त कर रहा है। और जो समुद्र से भूमि प्राप्त की जाती है उसे पोल्डर कहा जाता है, पोल्डर, ध्यान रहे। पोल्डर क्या है, समुद्र से प्राप्त भूमि है, समुद्र से प्राप्त भूमि, ये पोल्डर है। इसी उत्तरी सागर में नॉर्थ सी के अंदर अगर बात करें तो नॉर्थ सी के अंदर स्थित है डोगर बैंक, जो कि मत्स्य पालन का सबसे बड़ा बैंक है। भी मत्स्य पालन का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो, उसका नाम है डोगर बैंक, डोगर बैंक, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि डोगर बैंक कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी सागर में स्थित है। यहाँ पर एक तरफ से गल्फ स्ट्रीम धारा आती है और एक तरफ से ठंडी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर प्लैंकटन होती है। जैसे हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धारा टकराती हैं, वहाँ पर हमने देखा था इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया डोगर बैंक। इसके बाद में देखिए नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का तट बहुत ही कटा फटा है, तो नॉर्वे के तट को फियोर्ड तट का दर्जा दिया गया है, फियोर्ड तट, इसे फियोर्ड तट कहते हैं। इस प्रकार से कटा फटा जो तट होता है उसे फियोर्ड तट कहते हैं। यानी इसके पास में बंदरगाह बहुत हैं, इसके पास में बंदरगाहों की भरमार है, बेशुमार बंदरगाह यहाँ पे, क्योंकि प्राकृतिक बंदरगाह। जब भी हम बंदरगाह बनाते हैं वो यानी कि तट को हमें काट करके बनाना पड़ता है ताकि हम जहाज को अंदर तक ला सकें। यहाँ पे ऑलरेडी है, परंतु समस्या यहाँ पे क्या आ जाती है कि ये बहुत ही ठंडे इलाके में स्थित है। ये जो हमारा यूरोप का क्षेत्र है, अगर हम बात करें तो यहाँ से निकलता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं,
66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक व्रत बोलते हैं, आर्कटिक। और इसके बाद में पूर्ण रूप से शीत प्रदेश आ जाते हैं, आर्कटिक व्रत। अब यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, शीत प्रदेश आ जाएंगे यहाँ पे। इससे पहले शीतोष्ण चल रहा था, अब शीत आ गया पूरा का पूरा, यानी बर्फ जमी रहेगी इस क्षेत्र में साल भर। परंतु इस तरफ से एक जलधारा आती है जो इसको जमने बर्फ को पिघला देती है अभी, और उस जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। इसी कारण से हमने लिखा था जब गल्फ स्ट्रीम कर रहे थे, तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल कहा जाता है, गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल किसे कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं, यानी वो इसके तटों को यहाँ पे पिघला देती है, बर्फ पिघला देती है यहाँ वाली को। अगर हम इसकी जलवायु की बात करें कि किस प्रकार की यहाँ पे जलवायु और वनस्पति है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर हमें सबसे पहले टुंड्रा वन मिलेंगे, टुंड्रा प्रदेश मिलेगा, टुंड्रा, फिर टेंगा, फिर उसके बाद में स्टेपिस, और फिर उसके बाद में आएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय। यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले टुंड्रा, ये वाला जो प्रदेश होता है जो बिल्कुल शीत होता है, ये टुंड्रा प्रदेश होते हैं। टेंगा प्रदेशों में जो वन होते हैं ना, वो किस प्रकार के वन होते हैं, अभी शंकुधारी वन होते हैं यहाँ पे, शंकुधारी, क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ती है। इस क्षेत्र में क्या होती है, ऊपर से बर्फ पड़ती है, इसलिए यहाँ पे पेड़ जो है वो चौड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो भारी होकर के टूट जाती हैं, और इसके लिए यह कैसा होता है, शंकुधारी। यहाँ पे शंकुधारी वन ही मिलेंगे आपको सारे के सारे। स्टेपिस में हमें क्या मिला, शीतोष्ण घास के मैदान मिले, जहाँ पे छोटी छोटी घास होगी और वहाँ पर हम गेहूँ का उत्पादन कर सकते हैं, गेहूँ। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये भूमध्य सागर के चारों ओर इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु है। इस भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फल सर्वाधिक होते हैं, यहाँ पे खट्टे फल सर्वाधिक होते हैं। अंगूर है, अंजीर है और जैतून है, इस प्रकार के यहाँ पे नींबू है, संतरा है, ये सारे के सारे खट्टे फल यहीं पर ही होते हैं। अब इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध खट्टे फलों का जो क्षेत्र है वो है फ्रांस के जो अंगूर हैं, यहाँ से विश्व की प्रसिद्ध शराब बनाई जाती है, जिसका नाम है शैंपेन शराब है, शैंपेन कैसे बनाई जाती है, फ्रांस के अंगूरों से बनाई जाती है। तो ये आपके लिए एक औद्योगिक पॉइंट आ गया, ध्यान रखना भी, औद्योगिक पॉइंट है यहाँ पे, अंगूरों से शराब बनाई जाती है, शैंपेन। कौन सी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी हमारे पास में कौन कौन सी रहेगी भी। सबसे लंबी नदी जो है इस महाद्वीप की, हमने सबसे लंबी नदी को तो देखा ही नहीं। सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है, वोल्गा नदी और यूराल नदी, ये वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में जाकर के गिरेगी। और इस तरफ दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी लगभग 10 देशों से होकर के बहती है, 10 देशों से होकर के बहती है डैन्यूब। यह सबसे इंपॉर्टेंट नदी कहलाती है डैन्यूब। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी, वियना। हंगरी की राजधानी कौन सी, बुडापेस्ट, वो इसी पर स्थित है, बुडापेस्ट। और कौन सी आपकी, वियना। इसके अलावा और 2-3 राजधानी नगर यहाँ पर स्थित मिलेंगे अपने को। तो डैन्यूब नदी होगी, एक राइन नदी होगी, ये हमारे पास में राइन नदी है। फिर देखिए एक यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है सीन नदी के किनारे पर पेरिस है, सीन नदी के किनारे पर है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वो टेम्स नदी के किनारे पर है, टेम्स नदी के किनारे पर कौन है, लंदन है भी, टेम्स नदी के किनारे पर लंदन स्थित है।
तो इस प्रकार से लगभग हमने काफ़ी पॉइंट किए हैं, परंतु अभी भी इसके काफ़ी पॉइंट बाकी हैं। इनको आगे चलकर फिर एक बार और देखेंगे दोबारा से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।